तो बच्चों हमने बताया थी कि स्वराज पार्टी बन गई थी, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई थी। वहां से क्लास थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। ठीक है, एकदम से लाइट चली गई थी और फिर एकदम से सिस्टम सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो हम हिस्ट्री की उसी को ब्रीफिंग करके अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो जब वो वहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी, परंतु बाद में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु होगी, और मैंने बताया था मोतीलाल नेहरू जो थे नवाबी थे, मोतीलाल नेहरू अपने बढ़िया दारू पिया करते और वो एक मॉडर्न हिंदू थे, उनके अंदर ब्राह्मणिज्म नहीं था। तो पार्टी दो धड़ों में बट गई, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट का मतलब है एक जो भाई किसी की बात को नहीं मानने, अपने हिसाब से चलने वाले, एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट भाई जो धार्मिक कल्चर इसकी बात को मानने। तो वहां पर इस स्वराज पार्टी का धीरे धीरे क्या होने लगा था, पतन होने लगा था, जो कांग्रेस के अंदर इलेक्शन की विंग थी। उसी टाइम पर फिर 1928 में कौन आगे थे भाई, गांधी जी भी क्या आगे थे, गांधी जी दोबारा आगे थे भाई। और गांधी जी दोबारा आने के बाद सत्ता की बागडोर दोबारा कांग्रेस की बागडोर किसके पास आ गई, गांधी जी के। पर इस इन बिटवीन में जब ये 1922 से लेकर 1928 का दौर चला, इस दौरान कुछ क्रांतिकारी संगठन बढ़ गए थे। जैसे बच्चे सोशलिस्ट बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो HSRA था, जो भगत सिंह वगैरह ने बनाया था। भगत सिंह से बनाने से पहले यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल था, राजगुरु था, इसमें आपका चंद्रशेखर आजाद जी थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र को प्लान किया था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र में भगत सिंह नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट, मूवियों में गलत दिखाते हैं, मूवी कभी क्वेश्चन गलत करा देगी, मूवियों को मैं देख रहा हूं। काकोरी षड्यंत्र में भगत सिंह नहीं था। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र के समय मोस्टली सारे पकड़े गए थे। सारे जब पकड़े गए तो एक बच गया था, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह को भी फांसी दे दी थी। तो एक बच गया था आपका, कौन बच गया था इंपॉर्टेंट, आपका बच गया था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़ में नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ने फिर फिरोज शाह कोटला में HSRA बनाई। क्या बनाई, HSRA। उस HSRA का सदस्य था कौन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये उस HSRA के थे। इससे पहले भगत सिंह ने क्या किया था, इससे पहले भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान सभा बनाई थी। ठीक है, लाहौर में नौजवान सभा बनाई थी। ठीक है, उससे फिर क्या था, ये HSRA ने कुछ कारनामे करे थे। इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी, सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, जो उसके टाइम पर था भाई, लाला लाजपत राय को लाठी वगैरह मारने के उसमें था। ठीक है, तो फिर इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंके थे 1929 में। फिर इनको जेल हो गई थी। इन्होंने अनशन कराया, 64 दिन की स्ट्राइक करी। कहते हैं जितने दिन महात्मा गांधी ने भूख नहीं करी, इतनी तो भगत सिंह ने एक बार में कर दी थी। तो भगत सिंह की लोकप्रियता भी चरम पर पहुंच गई थी। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने जेल को फांदने का भी प्रोग्राम बना लिया था, परंतु फिर चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी हो गई थी और 1931 में एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब 1922 से 28 के दौर में जब स्वराज पार्टी बनी थी और देश में क्रांतिकारी आंदोलन भी साथ के साथ चल रहे थे भाई। ठीक है, तो एक और क्रांतिकारी था, वो था चटगांव बांग्लादेश में सूर्य सेन ने वहां पर प्रॉपर एक आर्मी बना ली थी चटगांव में। मूवी भी आई उसके ऊपर, एक मनोज वाजपेयी के आया था, एक बार अभिषेक बच्चन ने रोल प्ले कराया था। उन्होंने तो पूरी ढाका की आर्मरी कब्जा ली थी, ढाका में जो सैन्य हथियार थे ना वो भी कब्जा लिए थे। तो वो भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी, चटगांव मूवमेंट वाली। ठीक है बच्चों, फिर भाई दोबारा बागडोर गांधी के पास आ गई। इस टाइम पर क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों। हर बार जैसे 1909 में सुधार हुए, फिर 1919 में सुधार है, 1909 में मार्ले मिंटो, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। फिर जो सुधार थे 1929 में आने थे। कब आने थे, 1929 में। ये क्या होया करती, हर 10 साल बाद समीक्षा होया करती कि ब्रिटिश भारत में किस तरह का राज चल रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 से पहले, वो तो कंपनी थी। कंपनी के बाद डायरेक्ट क्राउन, डायरेक्ट ताजपोशी होगी थी, डायरेक्ट जो इंग्लैंड की राजा रानी है उनके नाम पर राज होने लगा था। और बाकायदा वहां पर इंग्लैंड में एक मंत्री भी बनता था। तो जितनी भी एक कॉलोनी होती थी, भारत कॉलोनी थी और श्रीलंका कॉलोनी थी, जितनी भी एक कॉलोनी होती थी उन पे किस प्रकार का राज होगा वो मंत्री देखता था, जिसको सेक्रेटरी बोलते थे। क्या बोलते थे, वायसराय और सेक्रेटरी। वायसराय जो वायसराय संभालेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, और सेक्रेटरी क्या करेगा, उनकी सारी रिपोर्ट कहां देगा, इंग्लैंड में। तो हर 10 साल बाद वहां के मंत्रिमंडल रिपोर्ट मांगते थे भाई किस प्रकार का राज चल रहा है ब्रिटिश भारत में। अगर क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ करते थे, अगर लाभ बढ़िया चल रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, वरना वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बात क्या होती थी, क्योंकि वहां पर 2 पार्टी थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी थी जो अमीरों की पार्टी थी, जो चाहती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े,
इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो भारत जैसी कॉलोनियों में इस प्रकार ही शोषण होता रहे और वहां से हम रॉ मटेरियल सस्ता लेकर आवा और यहाँ पर बढ़ावा और दोबारा बेच दिया। एक दूसरी पार्टी थी वहां पर लेबर पार्टी, मजदूरों की पार्टी। लेबर पार्टी क्या चाहती थी, किसी का भी शोषण ना हो। वहां पर अगर भारत में शासन अच्छा चल रहा हो तभी हम राज करें, ना तो स्थानीय स्वशासन दे दे, वहां के लोगों को ही क्या दे दे, राज दे दे। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करा था। ऑस्ट्रेलिया में डोमिनियन स्टेट बना दी थी। कौन सी स्टेट के नाम के राजा कौन रहेंगे, इंग्लैंड के राजा रानी, परंतु स्थानीय लोग ही वहां पर क्या करेंगे, प्रशासन को चलाएंगे। तो हर 10 साल बाद रिपोर्ट आनी थी। तो रिपोर्ट कब आनी, अब की बार कब आने थे सुधार, 1929 में। बात क्या हुई, सुधार आने से पहले एक कमीशन भेजा जाया करता। तो 1927 में कमीशन बना साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन, तो साइमन कमीशन ने जाकर क्या करनी थी, रिपोर्ट तैयार करनी थी। साइमन कमीशन आया क्योंकि वहां पर पता लग गया कि सरकार जो है कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हारने वाली है। तो कमीशन आना तो 1929 में था, पर उन्हें पता लग गया कि हम क्या है, हारने वाले हैं। तो उन्हें सोचा हम हार तो जाएं, कहीं ये लेबर पार्टी आ जाए वहां पर सत्ता में, और लेबर पार्टी के ना कर दे कि भाई भारत को क्या कर दे, स्थानीय स्वशासन दे दे, डेमोक्रेटिक स्टेट, डोमिनियन स्टेट ना बना दे कि वहां के लोकल प्रशासन चलाएंगे। इस सत्ता का डर था उन्होंने। तो जानबूझ के उन्होंने 1 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन बनाया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या था, रिपोर्ट ओरिजिनल ना जा और रिपोर्ट के जा घटिया जा, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ कानून के हिसाब से करे थे। तो बात क्या हुई, साइमन कमीशन में ताकि रिपोर्ट घटिया जा किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे थे उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया कि ये तो तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम है, जाके ये रिपोर्ट के देगा, गलत देगा। तो उसका पूरा विरोध करा। परंतु मैंने बताई थी जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो साइमन कमीशन आया, लाला लाजपत राय ने विरोध कराया। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय को लाठियां लगी और उसने बोला मेरे शरीर पे लगी हर लाठी अंग्रेजी ताबूत के लिए आखिरी कील साबित होगी। तो साइमन कमीशन के ये होने के बाद भाई क्या होया, फिर साइमन कमिश्नर का गुस्सा आ गया कि राजा हवे और यहाँ के लोकल आदमी कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस बढ़ चढ़ के बोल रही। फिर वो कांग्रेस तो बोले, ये ऐसा नहीं कि वो बोल रहे, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कांग्रेस को बोले भाई हम तो चाहोगे इसी तरह राज करेंगे, तुम्हें हमारी रिपोर्ट पसंद ना है, तुमको ऐसा प्रशासन बना दो ना जिसमें सभी को समान भागीदारी हो। तुम्हारा देश कैसा है, तुम्हारे देश में जात पात है, तुम्हारे देश में हिंदू मुस्लिम है, तुम एक संविधान बना ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम क्या बना दो, एक संविधान बना दो। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया भाई, वहां के जो सेक्रेटरी थे ब्रेकन हेड ने चैलेंज कर दिया, क्योंकि साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया था। तो उस चैलेंज को कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने उस समय का जो टॉप क्लास का वकील था उसको कह दिया भाई कि उसको बोला कि सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लो, हमें दिखाना है इनको कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम लीग को भी बुलाया भाई, जस्टिस पार्टी को भी बुलाया और सब पार्टियों को बुलाया और सब ने मिलकर एक बंदे को बनाया हेड, मोतीलाल नेहरू। किसको हेड बनाया? मोतीलाल नेहरू। और इसने एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसको हिस्ट्री में बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? तो नेहरू रिपोर्ट के बाद 1928 में इसने ये भारत का पहले संविधान बनाने की परंपरा स्टार्ट करी थी। इसने बोला कि भाई भारत जो है एक डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया वगैरह है कि यहाँ का प्रशासन यहाँ के स्थानीय लोग करें, नाम राजा रानी के होंगे इंग्लैंड के, ठीक है। यहां पर सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? हिंदू मुस्लिम ना होने चाहिए, बल्कि मुस्लिमों के लिए उनके लिए सीटें क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए। भाई सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब मुस्लिम ही खड़े होंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई कुछ सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे पर वोट कौन देंगे? हिंदू भी देंगे, सबको देंगे। भाई सबके लिए SC ST सबके लिए थोड़ी बहुत क्या होगी, सीटें रिजर्व होंगी। 2 प्रकार की सरकार होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। 2 इसी प्रकार के लिस्ट होंगे, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी। या रिपोर्ट दे दी, नए खून चिंगर गए, नूला या रिपोर्ट दे दी तुमने डोमिनियन स्टेट क्यों मांगा है? इसमें इसका खुद का लड़का भी था, कौन? मोतीलाल नेहरू का लड़का जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस जो नए कांग्रेसी थे, नए छोरे जवान भी बोले सर सारी बात ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बजाय ना पूर्ण स्वराज्य मांग लेते। मांग न पाया आए हो तो क्या मांग लो? पूर्ण स्वराज्य मांग लो भाई, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग लो।
तो फिर इस रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने थोड़ी ऑब्जेक्शन डाले। फिर गांधी जी ने आके बीच बचाव कराया, भाई ऐसा है, उन्होंने ये बोल दिया कि तुम कुछ बना के दिखाओ, हमने कुछ मुश्किल से बनाया, तुम इसमें लिकड़े मत तोड़ो, लिकड़े मत तोड़ो, ये तो जाने दो। बोले जब वे इस रिपोर्ट को मान लेंगे या नकार देंगे, जब तुम्हें मौका दिया जाएगा तुम कुछ भी कर लियो। गांधी जानता था कि उन्होंने वैसे चैलेंज कराया, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर वो चीज दी, नेहरू रिपोर्ट उनके सामने रखी, नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि हम तो तुम्हें कोई भी डोमिनेंट स्टेट नहीं देते। अब गांधी बोला, हाँ भाई अब तुम कौन से कह रहे थे, हाँ भाई जवाहरलाल नेहरू तू बोल रहा था, सुभाष तू बोल रहा था, जाओ, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, तो तुम जाओ, जो तुम्हारे मन में आओ तुम वो कर लो। तो फिर अगली बार का जो अधिवेशन हुआ 1929 में लाहौर में, कहा है अधिवेशन, लाहौर में, रावी नदी के किनारे, उसमें अब की बार हेड किसको बना दिया, जवाहरलाल नेहरू को। तो तेरी मर्जी, जो तू बोले तू बोल, ठीक है। तो उसने क्या कहा भाई, उसने बोला ठीक है जी, हम 1929 में पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, हम बोल ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज्य दो, और हमारा जो भारत होगा एक निष्पक्ष भारत होगा, इसमें कोई जात पात नहीं होगी, जो रियासतें हैं उनको भी भारत में मिलने का मौका दिया जाएगा, कोई सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होंगी, सीटें रिजर्व होंगी, पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करी है हमने। हमने पूर्ण स्वराज्य से कम हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने पूरा का पूरा स्वराज्य मिलेंगे, यही हमारी मांग है, इसको हम लेके रहेंगे, ठीक है। तो 19 फिर ये बोल के आ गया। फिर गांधी बोले, हाँ भाई बोल दिया था ना जो कुछ बोलना था, मिल गया। बिल्ला जी मिला तो कौन है, मतलब उसका ठीक है भाई। तो वो बोला भाई पूर्ण स्वराज्य, हाँ भाई तुझे मांग गया पूर्ण स्वराज्य, तुझे मिल गया। नीला जी ना मिला, तो ना मिला तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नीला चल मैं दिलाता हूं। तो गांधी बोला ऐसा है, मैं प्यार से उनको रिपोर्ट देता हूं भाई, प्यार से उनको क्या मांगता हूं, 11 सूत्री मांगे करता हूं भाई, ये मेरी मांगे हैं। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में कुछ पंगे भी डाले थे जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह ने कही थी कि भाई इस तरह नहीं, मुस्लिमों के लिए कुछ अलग मानो। इस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने 14 सूत्री मांगे रखी थी कि नेहरू रिपोर्ट में ये मांगे रखो, जब हम क्या देंगे साथ देंगे। परंतु फिर भी उन्हें कांग्रेस ने मनू लिए थे कि तुम्हें नेहरू रिपोर्ट ऊपर तो जाने दो। तो 14 सूत्री मांगे आ जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना की, किसकी, जो किस समय थी, नेहरू रिपोर्ट के समय। पर नेहरू रिपोर्ट फिर मानी नहीं थी और भाई पूर्ण स्वराज्य की डिमांड कर दी थी। कहां पर, लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उस रिपोर्ट के बाद गांधी के पास गए, जी कैसे, हम तो कह के आ गए, अब अगला स्टेप बताओ। तो गांधी बोला पहले मैं 11 सूत्री मांगे रखता हूं। क्या रखता हूं, गांधी पूरा सिस्टम का काम कराया करता। जैसे खिलाफत आंदोलन कराना था तो पहले उनसे डिमांड रखी, सर ये खिलाफत आंदोलन गलत हो रहा है, ये रोल टैक्स गलत है, इसको वापस ले लो। मैंने नहीं भाई हम तो ना लेते तो ऐसा ही योग करो, इनके लिए क्या करो, वैसे करने लगे। तो उसने पहले 11 सूत्री मांगे रख दी, भाई ये 11 सूत्री मांगे भाई ना कुछ कर लो। वे बोले 11 सूत्री मांगों को देख लेंगे। हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी है, क्या करी है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें आ जाओ। गोलमेज सम्मेलन ये इंग्लैंड में होता था, उसमें आ जाओ ना भाई, हम नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएगी भाई, मैं बोलता हूं कांग्रेस नहीं आएगी। तो कांग्रेस का कोई भी उसमें नहीं गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, कोई नहीं गया उसमें। कौन गई भाई, SC ST की तरफ से भाई अंबेडकर जी गए, और भाई क्या नाम है, मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा की ओर से गई, एनी बेसेंट गई, पर गांधी नहीं गया। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितनी भी बात रखी, क्योंकि कांग्रेस नहीं तो भारत नहीं था, तो भारत में उस कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। फिर गांधी ने 11 सूत्री मांगे रख दी, भाई हाँ भाई न करो। वे 11 सूत्री मांगे नहीं मांगे। फिर बोला ठीक से भाई ना मांगते चलो, तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, आराम से बोलता हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कि प्यार से उनकी आज्ञा को मत मानो, प्यार से उनकी आज्ञा को मत मानो, मीन्स जो भी अंग्रेज ऑर्डर दे रहे हैं उनको मत मानो। उस समय अपने यहाँ पे कर मत दो अभियान चलाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले वो लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो लोग इकट्ठे करने के लिए गांधी ने पहला डांडी मार्च करी। क्या करी, आम आदमी के काम का नमक था, उन्हें नमक का कानून तोड़ा। तो कानून तोड़ते अपने आप ने गलत कराया, तो पहले जेल में ले गया, और जेल में जाते जाते बोला कि सविनय अवज्ञा मत मानो। सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉप पे पहुंच गया 1930 में। पहले डांडी मार्च करी, फिर 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉप पे पहुंच गया। सबने सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग लिया। लग गया अब तो दोबारा ऐसे ही होगा, आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो गया।
सारी जगह भाग लिया भाई। मद्रास में किसी ने यात्रा करी उसके तर्ज पे, ठीक है, कर्नाटक में किसी ने यात्रा करी, महाराष्ट्र में किसी ने यात्रा करी कि जिस तरह गांधी जी ने करी ऐसी यात्रा करी। तो पूरी जगह फैल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, टॉप पे पीक पे जा लिया। टॉप पे पीक पे जाने के टाइम पर इसी अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही भाई क्या हो गया था, भगत सिंह वाला प्रकरण हो गया था कि उसको फांसी फूसी देनी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को फांसी देने भगत सिंह वाली बात भी चल रही थी। सब क्या हुआ, फिर सरकार कांप गई, क्योंकि अब की बार क्या है, कोई मुद्दा नहीं रहा, पूरी जनता हैवी हो रही है भाई। सेक्रेटरी था उस वो वाइसराय था इरविन ने कहा भाई मांगे मान लेंगे तुम्हारी, कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने बोला मांगे नहीं पूरी मानो। तो इरविन बोला भाई जितनी मेरे बस की वो तमीब मान रहा हूं, और जो बात है तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। किस में चले जाओ? बोला कौन सी? बोला पिछले साल हुई थी ना, पिछले साल तुम ना गए थे, अब की बार चले जा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में इंग्लैंड में वो है, जो मेरे बस की मैं मानू। बोला कि भाई तो उस टाइम पर कहते हैं उन्होंने, गांधी जी ने कही थी जितने भी नेता हैं उनको भी के भी रिलीज करो, शराब के ठेके बंद करो, मदिरा मांस दूर होनी चाहिए, बूचड़खाने दूर होने चाहिए, महिलाओं को ये मिले। उनकी कुछ हद तक की मांगे सारी मान ली। सारी मान ले के बाद भाई कहते हैं उस समय गांधी ने, अब ये बात बिल्कुल एम्बिगुअस है, हिस्टोरियन के अलग अलग राय, कहते हैं गांधी ने जो है भगत सिंह की बात ना रखी कि भगत सिंह को फांसी मत दो। परंतु बात यह थी भगत सिंह खुद नहीं चाहता था उसे उसकी फांसी रोके, क्योंकि भगत सिंह ने अगर फांसी नहीं मिलती तो भगत सिंह ना होता। भगत सिंह इसलिए कि उन्हें क्या मिली, फांसी मिली। ना तो राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस सब ने फांसी मिल रही है, परंतु उसने फांसी जानबूझ के गले लगाई, तभी तो वो अमर हुआ, तभी तो लोग बलिदान के लिए आग गाए। पर इस बात पे सस्पेंस ही है कि गांधी जी ने उनकी बात क्यों नहीं रखी थी। वो जानते हैं या भगत सिंह जानता था, भाई उनकी मीटिंग भी हुई थी तो वो जानते हैं उनके बीच में क्या था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया भाई 1931 में। फिर वो अपनी मांगे मनवाने के लिए कड़े गया, लंदन गया। लंदन में अपना धोती पैर के नीचे ऊपर जा रहा था, तो वहां के जो न्यूज़पेपर वाले थे, अमेरिका वाले, लंदन वाले, लिखे कि अंधे नंगे फकीर को लंदन की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता अद्भुत नजारा था। उसने अपनी बात रखी भाई, उन बातों को नहीं माना। तो आके उसने एयरपोर्ट पे कहा मैंने उनसे रोटी मांगी, उन्होंने मुझे पत्थर दिया, उन्होंने मुझे पत्थर दिया। चलो अब दोबारा फिर कमान कसते हैं, एक आंदोलन फिर चलता है भाई। आंदोलन तो एक भाई होया करे, आज किसान इकट्ठे हो रहे हैं तो आज हैं, कुछ मिल रहेगा तो आज मिल रहेगा ना, बाद में कुछ नहीं मिल रहेगा। जाट आरक्षण होया था स्टार्टिंग में, जब होया था तो होया था, जब वे उठ गए तो फिर उठ गए। तो आंदोलन एक बार होया रहे, अब की बार आंदोलन करना चाहे कोई ना उठ काया, टकला दा गांधी जो है अपने थोड़े दिनों में क्या कर देगा, जो मूड हो वो कर दे। आई डोंट वर्ड टू से, मैं उन लोगों की बोल रहा हूँ, अपना वर्ड नहीं कह रहा टकला उनको, वो आम आदमी जो कहेंगे उनकी बात कर रहे हैं। वरना गांधी जी मेरे लिए तो बहुत आदर्श है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं गांधी का फॉलोअर हूँ काफी हद तक। तो आदमी कहने लगे, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये तो फिर कुछ कर देगा भाई, फिर कभी दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात के लिए फिर भाई लोग के हो गए, फिर लोग भाई बोले भाई हाँ भाई अब की बार लोग तो इकट्ठे नहीं हुए। फिर उन्होंने सोचा यार लोग इकट्ठे ना हुए तो क्या करा, बोला कुछ और करा। लोग गाँव में देखा उन्हें, एक अम्बेडकर जी और थे, अम्बेडकर जी बोले कि इलेक्शन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी, उन्हें SC/ST के लिए भी इलेक्शन होना चाहिए, SC/ST के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो। तो गांधी जी ने येदवर्दा जेल में 1932 में पहले अम्बेडकर जी से मीटिंग की, और उसको बोलते इतिहास में पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं कि भाई अलग से नहीं रखा जाएगा, तुम्हें उसी में से क्या दे दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व करके दे दिया जाया करेंगी। तो उसको क्या बोला इतिहास में, पूना पैक्ट। फिर उन्होंने सोचा भाई ये लोग अपने आप को दलित क्यों मानते हैं। अम्बेडकर की गांधी की थिंकिंग में डिफरेंस था। देखो मैं गांधी जी की थिंकिंग को बेस्ट मानता हूं, कोई अम्बेडकर की थिंकिंग जो बेस्ट मानता। मैं गांधी जी ये कहते थे अपनी कास्ट को छोटी मत समझो, कास्ट में अपनी कास्ट को छुपाओ मत, जो आपकी कास्ट उसी को बेस्ट मानो। जब अपनी कास्ट को ऊंची मानोगे तो लोगों के मानने से कुछ नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाओगे। तो इसीलिए गांधी जी ने वाल्मीकि और इन कास्टों को हरिजन कहा। क्या कहा कि आप तो सबसे बड़े भगवान के भक्त हो, कि आप दुनिया का क्या करते हो भाई, उद्धार करते हो। हरिजन का छुआछूत विरोधी लीग चलाई हरिजन, इसके लिए भाई सारा का सारा क्या करा, पद यात्रा करी। तो गांधी जी सिस्टमों को बहुत जोड़ते थे। अकाल पड़ गया तो बोले यूपी वगैरह मध्य प्रदेश वगैरह में ये अकाल इसलिए पड़ा है, यहाँ के सवर्णों ने बहुत बार दलितों को क्या कराया है, परेशान कराया है, हरिद्वार में जाकर गया है। तो फिर उनके बारे में काम करने लगे गांधी जी। तो गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से हट गए थोड़े। क्यों हट गए
सविनय के आंदोलन पार्ट 2 क्या हो गया था, फेल हो गया था। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी भाग नहीं लिया भाई किसी ने। गांधी जी थोड़े दिन के लिए अपने रेस्ट मुद्रा में आ गए। फिर जो वो था ना आपका साइमन कमीशन था, उसके ऊपर जो एक्ट बनने वाला था, वो एक्ट बन के आया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? 1935, भारतीय सरकार अधिनियम। अपने संविधान का लगभग 70 से 80% भाग इसी से लिया गया है। इसमें कह रखा है भाई केंद्रीय सरकार होगी, राज्य की सरकार होगी, इस तरह शासन चलेगा, पूरा सिस्टम बना दिया। और इनके तहत के भी कह दिए चुनाव भी होंगे, के भी होंगे। 1937 में चुनाव हुए भाई राज्य में, और 1939 में केंद्र में चुनाव हुए। भाई चुनाव में मेजोरिटी में कौन आएगी? कांग्रेस आ गई। कहीं कहीं पर बांग्लादेश वगैरह, असम वगैरह में मुस्लिम लीग आ गई, इतना सब जगह कांग्रेस आ गई थी। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, दोबारा विश्व युद्ध हो गया। विश्व युद्ध में बगैर पूछे भारतीयों से अंग्रेजों ने फिर के कर दिए भारतीय युद्ध में शामिल। इस बात को कांग्रेस को हजम नहीं हुई किसी को, उन्होंने इसके खिलाफ बात कर दी, भाई ये गलत है, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। तो भाई अंग्रेज बोले कुछ ना कोई बात ना, हम तुम्हें सुधार दे देंगे। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में बड़े सुधार दिए तुमने, अब की बार जो देंगे हम अब कति नहीं करते तुम्हारा साथ, हमने तुमसे कोई मतलब कौन है। तो सारी पार्टियां ने इस्तीफे दे दिए, परंतु यूनियनिस्ट पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने इस्तीफा नहीं दिया। अंबेडकर जी ने इसको तो वो दिवाली मनाई, क्योंकि कांग्रेस ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद भाई क्या होया? 1940 में मुसलमानों ने भी इसको एक वो अवसर समझा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कर दी कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की डिमांड के लिए अलग अलग बात होने लगी, और फिर बोले अंग्रेज तो भारत को छोड़ेंगे। वो युद्ध में उनकी हार होती लग गई थी। 1939 से 45 युद्ध चला, तो अब की बार उनके युद्ध के टाइम पर हालांकि भारतीय सैनिक तो शामिल हुए, पर भारतीयों ने क्या करा भाई? भारतीयों ने अपने आंदोलन चालू कर दिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। क्या चला दिया? तो अंग्रेजों ने बीच में ऑफर भी आए। अंग्रेज बोले 1940 में यार डट जाओ, कोई दिक्कत ना, तुम आ जाओ, तुम एक अगस्त प्रस्ताव देते हैं। कौन सा देते हैं? 1940 में दिया था। जो अपन 1928 में डोमिनियन स्टेट नहीं मांगी थी, डोमिनियन स्टेट अगस्त प्रस्ताव वाले खुद दे रहे थे, तो तुम्हें डोमिनियन स्टेट बना देंगे, सारा राज्य तुम्हारा संभालोगे, हम तो नाम के राजा रहेंगे, युद्ध न टलने दो बस एक बार, ठीक है। नुले फिर वे बोले भाई यो के तो बाद में तुम तो कह रहे हो, तुम तो बाद में पलट जाओगे। नुले हम पलटते नहीं, बाकायदा एक कमीशन लेकर आ रहे हैं। 1942 में वो क्रिप्स मिशन ले आए। कौन सा मिशन? क्रिप्स जो था ये जवाहरलाल नेहरू का दोस्त भी था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था शैतान का वकील बन के आ रहा है। किसका वकील? शैतान का वकील, क्योंकि लोग वो भी पढ़ कर रहा था ना बाहर से। तो क्रिप्स मिशन में ये बात कही थी, जो अगस्त प्रस्ताव में ऑफर करे थे वो उसने क्रिप्स प्रस्ताव में लिखित में देवे थे कि भाई युद्ध के बाद जो है एक तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा, तुम्हारी सरकारें होंगी, तुम्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, और तुम सारे बात मान लो। क्रिप्स प्रस्ताव को किसी ने ना माना भाई, कि तुम तो क्या कर रहे हो भाई, खाम खाई बात है, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम कुछ ना कुछ करो, तुम तो ऐसे पागल बनाया करो। तो पिछली बार भी पागल बनाए थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहे तो पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, बाद में कि बेरा लाग ना लाग गया, बैंक करप्ट कर दिया। फिर गिले जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया उस बैंक का जी का दिवालिया हो रहा है। क्यों रहा है दिवालिया? क्योंकि 1942 में तो जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया था। फ्रांस और इंग्लैंड तो हार गए थे युद्ध, बाद में गलती क्या हो गया, जर्मनी चौड़ा होकर रशिया के साथ भिड़ गया। रशिया अपना चुपचाप बैठा था, उसके साथ बैठ गया। रशिया ने जर्मनी की मरोड़ निकाल दी, और यहाँ पर जो एशिया की शक्ति था जापान, उसने चाइना वाइना सबको दबा लिए, भारत बुर दबा दिया। और जापान ने सोचा मैं राजा हूँ समुद्र का, वो अमेरिका से भिड़ बैठा। और अमेरिका ने पता नहीं क्या चीज ले रहा था, किसी ने पता ही नहीं थी ऐसी भी कोई चीज हो है, उन्होंने वह निकाली और वह डाल दी। उसने क्या करते? एटम बम। क्या करते? तो एटम बम डालते क्या हो गया भाई, सिस्टम हो गया खत्म। एटम बम पहली बार दिखा था, पूरा युद्ध खत्म हो गया। कड़ा तो जर्मनी और जापान जीत रहे थे, वे जीतते हुए युद्ध को भी क्या कर गए? हार गए। तो 1942 में सिस्टम आया। फिर 20 में 45 में प्रस्ताव आते रहे भाई, शिमला समझौता आया। क्या आया भाई? इस तरह की बैठक होगी, बैठक मान लो, संविधान बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर वो फाइनली 1946 में किसमें ले आए? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? इसमें प्रॉपर बात कर दी कि युद्ध खत्म हो लिया है, अब तुम्हारी क्या बनेगी? एक सरकार बनेगी, विधानसभा बनाई जाए। क्या बनाई जाए? एक संविधान सभा। जो संविधान सभा होगी ये भारत के लिए संविधान बनाएगी, और ये आगे डिसाइड करेगी किस प्रकार का क्या सिस्टम रहेगा। तो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा उसके लिए सारे सिस्टम लेके आएगी। इस तरह के सारे विचार किसमें कर दिए? कैबिनेट मिशन में।
कैबिनेट मिशन के दौरान से पहले आजाद हिंद फौज बन गई थी। वो मोहन सिंह के दिमाग की खोज थी, जो जापान वाले जो थे सैनिक थे उनको संगठित करके क्या बनाई थी उसने, आजाद हिंद फौज बनाई थी। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में फिर बाद में किसको नेतृत्व कमान सौंप दी थी, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने 2 द्वीप जो आपके अंडमान निकोबार में है स्वराज वगैरह उनको जीत भी लिया था। फिर आजाद हिंद फौज भी क्यों हार गई, क्योंकि आजाद हिंद फौज को सपोर्ट कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था सपोर्ट, और उस तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा था, जापान। वे दोनों हार गए तो आजाद हिंद फौज तो हारनी थी। 1940 में फिर नेवी ने भी रिवोल्ट कर दिया, नेवी वाले ने रिवोल्ट कर दिया। फिर भारत को एक कन्फर्म हो लिया था अंग्रेजों को कि भारत को रख नहीं सकते। अब उन्हें सोचा भारत इकट्ठा रहेगा तो कल ग्रोथ कर जाएगा, क्यों ना कुछ फास्टे फंसाए जा, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान को अलग करने की और जोरों शोरों से उठने लगी। ठीक है, उन्होंने अगस्त कार्रवाई बना दी, क्योंकि संविधान सभा में जो मेंबर रखे वे तो वोटों के हिसाब से रखे भाई, वोटों में किसकी ज्यादा सीट आ रही, कांग्रेस की, तो मुस्लिम लीग कम रहेंगे थे। मुस्लिम लीग वाले बोले ना गलत है संविधान सभा, हमारा तो आधा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आधा रिप्रेजेंटेशन में कोई नहीं माना, फिर भी गांधी बोले मान लो यार कोई बात ना, तो उनके लिए कुछ 29 भी दे दिया, फिर भी वो राजी ना हुई। फिर उन्होंने अलग कार्रवाई दिवस बोला, अलग कार्रवाई दिवस बनाओगे अगस्त 1946 में। फिर इन्होंने लॉकडाउन प्लान लिया है, क्या लिया ये, पहले सोचे थे कि भाई मार्च 1948 में करेंगे, बीच में लॉकडाउन प्लान लेकर आना पड़ा। उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल जी क्या हो गए थे भाई, यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री बन गए थे, तो अलग से प्लान लेकर आने के बाद के बोले कि भाई इनको उसमें 15 अगस्त को आज़ाद कर दो। 14 अगस्त को आज़ाद कौन हो गया, पाकिस्तान, और 15 अगस्त की रात में कौन हो गया, भारत। और उसके लिए जो आपकी रेड क्लिफ जी ने क्या बिछा दी, लाइन बिछा दी, इस तरफ भारत होगा और इस तरफ क्या होगा, पाकिस्तान। इस तरफ क्या हो गए भाई, हम आज़ाद हो गए। तो यह स्टोरी होगी कंप्लीट, इसको कल से लिखवाना चालू कर देंगे फैक्ट वाइज। धन्यवाद।